नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल इसके मैथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी 29 जनवरी को जो एग्ज़ाम लिया गया था उसके जो सेकंड फेज के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लेकर आए हुए हैं। सेकंड फेज में जो एग्ज़ाम हुआ है आपके 16 जनवरी से 29 जनवरी तक सेकंड फेज का एग्ज़ाम है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन को हम लेकर आए हुए हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट सिटिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। देखिए, एक नंबर जो क्वेश्चन था हमारा पूछ लिया गया था, ईवेनो को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए, ईवेनो को जो पुरस्कार दिया गया नोबेल पुरस्कार 2001 में दिया गया। जो आरआरबी एनटीपीसी से 29 जनवरी के क्वेश्चन पूछा गया उसको हम एनालिसिस करा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था हम आपको बता दें 2001 में ईवेनो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, याद करते रहिए और उसको दोबारा फिर एक बार पढ़ते रहिए, क्योंकि वो आप लोग रिवीजन की चीज़ें हैं और रिवीजन से यदि याद नहीं होता है तो एक आप लोग को एग्जाम में नहीं कर पाइएगा। चलिए 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछ लेगा तो उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 2 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दाद किसके कारण होती है। देखिए, दाद खास जो जितने भी बीमारी है उसको क्या कीजिए, आप लोग एक बार पढ़ते रहिए। दाद किसके कारण होती है, मलेरिया किसके कारण होती है, विषाणु या जीवाणु, इसके बारे में आप लोग पढ़ते रहिए। बायोलॉजी के क्वेश्चन है, आपको ध्यान देने की बात है इसमें, ठीक है। ज़्यादा आपको मॉडरेट क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता, इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है, ठीक है। दांत किसके कारण होती है, तो फफूंद के कारण होती है। दांत जो होती है किसके कारण होती है, फफूंद के कारण दांत आपके होती है, यानी फंगस के कारण। फफूंद को क्या कहते हैं इंग्लिश में, यदि ऑप्शन में रहता है आपको फंगस तो फंगस भी मानना पड़ता है, ठीक है। फफूंद को ही फंगस कहा जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था आपके, वो अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देखिए, जो अगला क्वेश्चन था वो अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसके बारे में समझिए। चलिए बताते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन गैस अम्लीय वर्षा में नहीं पाई जाती है। देखिए, कौन सी गैस है जो अम्लीय वर्षा में नहीं पाई जाती है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो अम्लीय वर्षा में नहीं पाई जाती है, सब धुआं में पाया जाता है, ठीक है। वाहनों के धुआं में पाया जाता है, क्योंकि CO2 तो अम्लीय वर्षा में होता ही है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अम्लीय वर्षा में नहीं होता है। आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन में थे, उसके अनुसार मैंने बता दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा हो गया हमारा। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करा देना है, इसको क्या कीजिएगा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं बार बार। चलिए अगले जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो पूछा गया था कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बराबर होती है। देखिए, आवर्त सारणी में जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैलेंसी बराबर होती है। वैलेंसी को क्या कहते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मेची किसकी सहायक नदी है। देखिए, मेची जो है महानंदा की सहायक नदी। इसके ऑप्शन में था गोदावरी, 4 ऑप्शन थे, इसमें 3 ऑप्शन और थे, यानी गोदावरी थे, गंगा थे, ब्रह्मपुत्र और चौथा महानंदा था। तो महानंदा मेची नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि वाड़ी द्वाब किन दो नदियों के बीच है। द्वाब उससे कहते हैं जो नदियों के बीच स्थान होता है, इसे द्वाब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के स्थान को द्वाब कहा जाता है, ठीक है। तो वाड़ी द्वाब किन दो नदियों के बीच है, तो रावी और व्यास नदी के बीच है वाड़ी द्वाब। चलिए वाड़ी द्वाब के बारे में समझ लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि धर्मसभा के संस्थापक कौन थे। धर्मसभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो आरबीआई के नए गवर्नर कौन है, ठीक है। ये कैंडिडेट के द्वारा यही क्वेश्चन शेयर कर गए हैं, जिस क्वेश्चन को हम आप लोग को एनालिसिस करा देते हैं, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन यदि सही मालूम हो तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए आरबीआई के नए गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के नए गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन जो पूछ लिया गया तो वो था कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, गोदावरी नदी जो निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है, और यदि पूछता है किस जिला से निकलती है तो नासिक से निकलती है, ठीक है। यदि नासिक जिला पूछा होगा तो नासिक मानिएगा, ठीक है। लेकिन किस पहाड़ी से निकलती है तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। अगला जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को उपहार के साथ क्या उपहार दिया जाता है। देखिए, उपहार के साथ जो है उसके साथ किस किस चीज़ की प्रतिमा दी जाती है, तो सरस्वती माता की प्रतिमा उसके साथ उपहार दिया जाता है उसको, सरस्वती माता की प्रतिमा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन था उसको पूछ लिया गया था आपके, राबिया दुरारी किसका नाम था। राबिया दुरारी किसका नाम था। राबिया दुरारी जो था दिलरास बानो बेगम का था, जो के औरंगजेब के जो है पत्नी मानी जाती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं, किस देश के उपराष्ट्रपति को डायरेक्शन सेंटर भेजा गया। देखिए, मालदीव के उपराष्ट्रपति जो थे उनको, जिनका नाम था अहमद अदीब, उनको भेजा गया है डिडक्शन सेंटर में। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि चंद्रयान लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था उसके समय इसरो के अध्यक्ष जो थे मोहम्मद नायर थे, मोहम्मद नायर। आप लोग क्या कीजिएगा, चंद्रयान 1 के समय रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले एक एग्जाम जो हुआ था आज से लगभग 8 दिन फेज 1 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ दिया गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग क्या कीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, इसरो के बारे में। अगला जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो था कि अनुच्छेद 35 किस वर्ष जोड़ा गया। देखिए, अनुच्छेद 35 पे जोड़ दिया गया, 1954 में जोड़ दिया गया, ठीक है। 1954 में जोड़ दिया गया 35 एक वो अनुच्छेद में।
अगला जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो पूछ लिया गया था कि आपके इतिहास से पुनः समझौता किसके लिए होता है, वो डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए 1932 में होता पुनः समझौता। कब पूछता तो 1932 में मार देते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो पूछ लिया गया था आपके, अगला जो क्वेश्चन वो पूछ लिया था वो पूछ लिया था कि फिर भरोसा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया। देखिए राइथुर भरोसा ऐप जो किया था वो आंध्र प्रदेश ने कृषि के लिए लॉन्च किया था, कृषि से संबंधित ऐप था। यदि आपके अगले एग्जाम में पूछ ले कि राइथुर भरोसा किस राज्य ने लॉन्च किया तो ये तो आंध्र प्रदेश हो गया, लेकिन अगला पूछ ले एग्जाम में कि राइथुर भरोसा ऐप किससे संबंधित है तो ये आपकी कृषि से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन आए हुए थे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गए थे आपके। उसके बाद आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे। मैथ का बात करिए जाता है नंबर सिस्टम से, तो रीजनिंग के बोलार्ड रिलेशन से एक थे आपके कैलेंडर। उसके बाद आपके कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, कैलेंडर से पूछ लिए गए थे क्वेश्चन को। उसके बाद इसमें जो आपके जो एग्ज़ाम हुए आरआरबी एनटीपीसी 29 जनवरी के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपके एक आए थे सीआईएसआई से क्वेश्चन भी आए थे, 2 क्वेश्चन सीआईएसआई से आए थे, एक कैंडिडेट के द्वारा ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हुए हैं और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव को जिसमें सब लोग पढ़ लेते हैं तो लगभग 80% क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो मैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ जो बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन को लिया हूँ, ठीक है। ऑर्डिनरी क्वेश्चन को मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। देखिए आप लोग यदि ज़िंदगी को संवारना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है आपके एग्जाम में, ठीक है। एक एक नंबर का आप लोग को एग्जाम में वैल्यू है, भले आपके ज़िंदगी में वैल्यू नहीं हो लेकिन आपके एग्जाम में एक एक नंबर के वैल्यू रखे जाते हैं। एक एक नंबर से जो लड़का है विद्यार्थी है वो फेल हो जाते हैं और पास हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक एक नंबर पर आप लोग ध्यान देना है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। चलिए सबसे पहला है कि क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, यदि दोनों में कोई भी पूछता है प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन तो दोनों के 2 ही नियम है। अपवर्तन हो या परावर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं, ठीक है। यानी अपवर्तन कहेगा तो भी 2 नियम और परावर्तन कहेगा तो भी 2 नियम। मेरे लिए आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, इसको अपवर्तन और परावर्तन दोनों के 2 नियम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है उत्तल लेंस कार्य करता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब एक और क्वेश्चन बनता है उत्तल लेंस से कि दूरदृष्टि में कौन सा लेंस से बने चश्मा लगाया जाता है। दूरदृष्टि में दूरदृष्टि दोष यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको कौन सा लेंस से बने चश्मा को हम लगाते हैं, तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस से लगाते हैं। यानी 2 अक्षर इसमें तो 3 अक्षर के लेंस को लगाते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे अवतल लेंस का लगाते हैं, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, दूरदृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस मानिएगा और सरल सूक्ष्मदर्शी में भी होता है उत्तल लेंस का उपयोग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। देखिए दाढ़ी बनाने में जो होता है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण या सर्च लाइट पूछता है, सर्च लाइट, सर्च लाइट। तो सर्च लाइट में भी माना है हमको अवतल दर्पण। ये आप लोगों को पूछता है हजामती दर्पण, हजामती दर्पण। तो हजामती दर्पण किसे कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को कहा जाता है हजामती दर्पण, ठीक है। यानी जो हमारे सैलून में लगे रहते हैं दर्पण वो होते हैं हजामती दर्पण, यानी अवतल दर्पण रहते हैं, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है वो है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। देखिए स्पेक्ट्रम के जो है बैगनी के झुकाव अधिक होता है, इसका तरंग दर बहुत कम होता है और विचलन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम जगह देखा जाता है, क्योंकि तो किसी भी माध्यम में विचलित हो जाती है और इसका तरंग दर कम होता है, इसके कारण यह अधिक दूर तक नहीं जा पाता। और सबसे अधिक यदि पूछता है तरंग दर किसका होता है तो लाल का होता है, और सबसे कम विचलन जिसका तरंग दर ज़्यादा होता है उसका विचलन बहुत कम होता है, यानी लाल का होता है। इसलिए रेलवे सिग्नल में हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं, या किसी भी चीज़ को हमें जैसे रेड क्रॉस दिखाना पड़ता है तो रेड रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका तरंग दर अधिक होता है और विचलन कम होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि स्नेल के नियम का गणितीय मान क्या होता है। स्नेल के नियम का गणितीय मान जो होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर। आप लोग इसको कन्फ्यूजन नहीं होगा, साइन आई बटा साइन आर होता है स्नेल का गणितीय मान होता है, ठीक है। स्नेल के नियम का आप लोग एग्जाम में आता है, स्नेल के नियम को लिखे तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा लॉन्ग में। स्नेल के नियम यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरी का नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। अपवर्तन कोण की जाए और परावर्तन कोण की जाए का अनुपात, ये सब स्नेल के नियम ऐसे है आपका पढ़ लीजिएगा जाएगा, ठीक है। इसके लिए अब यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिक होता है। तरंग दर यहाँ पे जो टाइपिंग में रॉन्ग हो गया है, तरंग दैर्घ्य होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिकतम होता है तो लाल का होता है, ठीक है। तरंग दर अधिकतम लाल का होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। साइड मिरर में जो लगाया जाता है उत्तल दर्पण लगाया जाता है साइड मिरर में, ठीक है। या आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन आता है स्ट्रीट लाइट जो
गली में लगी रहती है लाइट, उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं। स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर आता है, तो उत्तल दर्पण आता है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट में। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? देखिए बैगनी का विचलित होता है, क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दर बहुत कम होता है, इसलिए विचलन इसका ज़्यादा होता है, और लाल का तरंग दर अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन कम होता है। अभी हम पढ़ा दिए। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को कभी कभी घुमा कर देता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के व्यक्ति की अल्पतम दूरी क्या है, तो इसका भी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी किसी वस्तु को हम अच्छी तरह से देख पाते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो है कि चंद्रमा पर खड़े या अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? देखिए चंद्रमा पर कोई यदि व्यक्ति जाता है अधिक ऊंचाई पर, तो उसको आकाश का रंग जो है काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन होगा और कहेगा कि आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं कि प्रतिरोधकता कैसे मात्रक है? प्रतिरोधकता कैसे मात्रक ओम होता है, जिसका हम सिंबल इस तरह से कुछ बनाते हैं, ठीक है। ओम का सिंबल इस तरह से होता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ओम के नियम को भी पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर के ओम के नियम लगभग आपके एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए, सत्यापन करने के लिए पढ़ लीजिएगा। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? देखिए विद्युत हीटर जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर? उष्मीय प्रभाव पर। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली की किस तत्व के बने होते हैं? देखिए विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम के बनी होती है, ठीक है। और जो सेल फैन होता है यानी पंखा होता है, उसमें जो बनी होती है वो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। कॉपर में नाचने की क्षमता होती है, नाइक्रोम में गर्म होने की क्षमता होती है, ठीक है। इसलिए इस नाइक्रोम का उपयोग हम कर देते हैं विद्युत हीटर के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है? विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। यहाँ पे हम लिख दिए हैं 3.6 गुने 10 और 6 जीरो लिख दिए हैं, जूल लिख दिए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग के एग्जाम में ऐसे देगा ऑप्शन में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसे मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए। सब ऐसे मात्रक आप जितने भी आपको जो VVI क्वेश्चन है वो हम प्रत्येक दिन क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे, उसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा और शेयर करते रहिएगा। शेयर करने से उन दोस्तों को आप लोग को फायदा हो जाएगा जो अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी लॉकडाउन के चलते अच्छे से नहीं हो पाई है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है और विद्युत हीटर भी उसके उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से AC और DC दोनों धारा प्राप्त होती है, AC एंड DC। AC और DC क्या धारा है? देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। जो बैटरी से धारा निकलती है उसे दिष्ट धारा करते हैं। जो हमारे यहाँ ये धारा जो आती है आपकी क्या कहा जाता है, बिजली से वो प्रत्यावर्ती धारा था, यानी AC करंट। AC करंट है DC करंट। इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। AC और DC में अंतर लिखे, आपके 5 नंबर के एग्जाम में आते हैं। AC और DC में अंतर लिखे, यानी प्रत्यावर्ती धारा और आपके जो है दिष्ट धारा में अंतर लिखे, ठीक है। अल्टरनेट करंट में और डायरेक्ट करंट में अंतर लिखे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, ठीक है। ऐसा ही मात्रक शक्ति का वाट होता है। अगला जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में समझिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे जनित्र कहते हैं, यानी उसको आप जैसे जनरेटर के नाम से आप लोग जानते हैं उसे जनित्र कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रवाही धारा के बीच कैसे संबंध है? R बराबर V/I। R बराबर V/I का संबंध है, आपके ऑप्शन में रहेंगे ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है, ठीक है। जिससे परमाणु या बिजली बनाने में इसका उपयोग होता है। परमाणु बम या बिजली बनाने में यूरेनियम का उपयोग होता है लगभग 80%। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तर है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है CO2 उत्तर है, आपका ऑप्शन में CO2 रहेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है? ओम के नियम का गणितीय मान V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत जो वलय है उसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है, विद्युत मोटर में, ठीक है। चलिए अगले जो क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर तापन। देखिए गर्म जल बादल वाले दिन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्म जल प्राप्त करने के लिए, सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डे लाइट होना जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन है कि घरों में LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का जो पूरा नाम होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें ब्यूटेन जरूरत है, ब्यूटेन नहीं रहेगा तो
इसके मुख्य घटक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी किलोमीटर होनी चाहिए? कम से कम उसको 15 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से उस चक्के को नाचना चाहिए, तभी इससे हम बिजली बना सकते हैं पवन चक्की से। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दिल्ली परिवहन के बसों में प्रयुक्त सीएनजी गैस का मुख्य घटक है। सीएनजी में मीथेन गैस रहता है।